दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड बहुत समय से मुझे इस टॉपिक के ऊपर में डिमांड आ रही थी। तो आज जो हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं एंड आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, जिन्होंने जो है पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ी हुई होगी उन्हें जो है ये लेक्चर बहुत ही आसानी से जो है समझ आने वाला है। बिकॉज मैं जो भी चीज़ें डील करूँगा वो आपने जो पहले पढ़ा हुआ है उसे एक शॉर्ट नोट में कन्वर्ट करने के बाद में जो है मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। एंड जो स्टूडेंट पहले नहीं पढ़े हैं उन्हें जो है कुछ हद तक यहाँ पे हेल्प हो सकती है। अगर आप ध्यान से अच्छी तरीके से सुनोगे तो आपको भी जो है बहुत हद तक यहाँ पे हेल्प होने वाली है। तो पहले तो आपने जरूरी पढ़ा होगा, तो बिना देरी के चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। एंड उससे पहले आपसे इससे रिक्वेस्ट है, वीडियो को जो है एंड तक देखना। एंड उससे पहले चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना। तो सबसे पहले जो हम यहाँ पे क्विक रिवीजन करने वाले थे, सबसे पहले जो है हम चलते हैं नर्स्ट इक्वेशन के ऊपर में, जिससे जो है आपको एंट्रेंस एग्जाम्स में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले जो आपको नर्स्ट इक्वेशन जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो नर्स्ट इक्वेशन क्या होता है, जो ई सेल होता है ना इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.059 बाई एन लॉग प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। यानी यहाँ पे जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन एंड यहाँ पे जो है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के इक्वल में होता है। मतलब ए प्लस जो बी अगर आपका रिएक्शन जा रहा है सी प्लस डी में, तो जो प्रोडक्ट का जो कंसंट्रेशन होगा एंड विथ रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन होगा उसके यहाँ पे जो है आप डिवाइड करोगे तो आपका जो है ई सेल निकलता है फॉर अ रिएक्शन। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट समझने वाली बात क्या है, सबसे पहले जो है ओपी में जो रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ये अब मेरा है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ओके, तो आपको यहाँ पे से जो है क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, घुमा के बीएचयू वाले पूछते हैं या फिर डीयू वाले पूछते हैं। तो यहाँ पे देखो, जब आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखते हो तो इस केस में आप ध्यान दोगे ना, ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इक्वल टू ई नोट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल माइनस 0.059 बाई एन इंटू लॉग जो है इंटू कंसंट्रेशन होता है। यहाँ पे जो कंसंट्रेशन होता है वो लॉग के साथ में होता है। तो इस चीज़ को आप यहाँ पे ध्यान दोगे। अब देखो यहाँ पे क्या है, जैसे ही जो आप कंसंट्रेशन इंक्रीज करोगे, यहाँ पे देखो इस इक्वेशन की बात कर रहा हूँ, जैसे आप कंसंट्रेशन इंक्रीज करोगे तो लॉग की जो वैल्यू है वो भी इंक्रीज करेगी। एंड जैसे ही लॉग की वैल्यू इंक्रीज करेगी ये सारी वैल्यू जो है आपकी इंक्रीज करेगी। मतलब कंसंट्रेशन जैसे ही इंक्रीज होगा ना वैसे ही ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है आपका डिक्रीज होगा। तो आपको एग्जाम्स में जो है इस तरीके से क्वेश्चन जो है आपको एमसीक्यू में देखने के लिए मिलते हैं इस तरीके से जो है। ओके, यहाँ पे इसे आप ध्यान देना। अब दूसरा अगर हम बात करें, यहाँ पे ये ई रिडक्शन पोटेंशियल है, ई रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू ई नोट रिडक्शन पोटेंशियल माइनस 0.059 बाई एन इंटू लॉग 1 बाय सी होता है। यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो जो कंसंट्रेशन है वो रिडक्शन पोटेंशियल में जो है 1 बाय सी हो जाता है। अब यहाँ पे देखो समझने वाली बात क्या है कि जैसे आप कंसंट्रेशन इंक्रीज करोगे लॉग की वैल्यू जो है डिक्रीज होने लगेगी, बिकॉज लॉग जो है 1 बाय सी है। एंड जैसे ही लॉग की वैल्यू डिक्रीज करेगी वैसे ही जो है आपका रिडक्शन पोटेंशियल जो है यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, देखो एक यहाँ पे डेटा याद रखना, जैसे ही कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हो तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है डिक्रीज होता है एंड रिडक्शन पोटेंशियल जो है इंक्रीज होता है। तो ये 3 क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम्स में देखने को मिल सकते हैं। अब हम बात करते हैं अपना यहाँ पे नेक्स्ट चीज़। सबसे पहले क्या है, जैसे ही रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज करता है ना, मतलब देखो आपको 4 सेल दिए हुए हैं ए बी सी डी। ओके, जैसे ए बी सी डी दिए हुए हैं एंड यहाँ पे चारों सेल का जो है कुछ रिडक्शन पोटेंशियल आपको दिया हुआ है माइनस 0.7, ओके, देन माइनस 0.8 एंड इस तरीके से जो है 2.4 एंड 2.1 इस तरीके से दिया हुआ है। एंड जैसे यहाँ पे सारे जो है आपके रिडक्शन पोटेंशियल दिए हुए हैं एंड जैसे आप रिडक्शन पोटेंशियल को इंक्रीज करोगे ना तो वैसे क्या होगा, जितना ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज होगा वैसे ही जो है वो आपका कैथोड की ओर जाएगा वो। ओके, एंड जैसे ऑक्सीजन पोटेंशियल इंक्रीज होता है ना वो आपका जो है एनोड की तरफ जाता है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एनोड की तरफ आ जाते हैं। तो आपको एग्जाम्स में ये भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में बात करें तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे देखो क्या है, ये 2 चीज़ें अगर आपको समझ आ गई तो यहाँ पे देखो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पहले मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे क्या है, जिसका जो है रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा ना, रिडक्शन पोटेंशियल जो है जितना ज़्यादा होगा वो दूसरों को जो है ईजिली रिड्यूस करेगा। देखो ये लाइन को ध्यान समझना, यहाँ पे जो है आपको 4 इलेक्ट्रोड दिए हुए होते हैं। जैसे आपको जिंक का दिया हुआ है रिडक्शन पोटेंशियल मान लो, एंड कॉपर का दिया हुआ है, यहाँ पे एक्स दिया हुआ है एंड यहाँ पे वाई दिया हुआ है। एंड आपको पूछा जाता है कि दोनों में से जो है किसको कौन रिड्यूस करेगा या फिर कौन किसको डिपॉजिट करेगा। आपको ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसका एक्स है एंड यहाँ पे वाई है। मान लो एक्स जो है ज़्यादा है, ये सभी रिडक्शन पोटेंशियल है। तो देखो यहाँ पे अगर x का रिडक्शन पोटेंशियल y से ज़्यादा है, मतलब x का ज़्यादा होने के कारण y से जो है ये इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होने के कारण जो है ना ये y को ऑक्सीडाइज करेगा।
ये बात याद रखना, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है वो खुद रिड्यूस होता है, दूसरे को जो है ऑक्सीडाइज करता है। तो यहाँ पे जिंक का जो है, यहाँ पे अगर मान लेते हैं रिडक्शन पोटेंशियल एक्स है एंड वो ज़्यादा है विथ रिस्पेक्ट टू वाई, तो यहाँ पे एक्स जो है वाई को जो है ऑक्सीडाइज करेगा एंड खुद जो है यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे वही लाइन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल जो है ज़्यादा होगा वो ईजिली मतलब दूसरों को जो है ऑक्सीडाइज कर रहा है, मतलब वो आपका एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, खुद रिड्यूस होगा बट वो आपका एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। एंड आपको पता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो खुद रिड्यूस होते हैं बट दूसरों को ऑक्सीडाइज करते हैं। यहाँ पे ये लाइन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपको जो है एग्जामिनेशंस में 4 सेल के जो है आपको पोटेंशियल दिए हुए होंगे एंड आपसे एग्जामिनेशंस में जो है क्वेश्चंस पूछ लेंगे। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा मतलब वो इजीली रिड्यूस होगा, जैसे मैंने बोला जिसका ज़्यादा होगा वो रिड्यूस होगा, मतलब जो है यहाँ पे वही डिपॉजिट भी पहले होगा। ओके, तो ये बात को भी याद रखना, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है ना वही जो है सबसे पहले जो है डिपॉजिट भी होता है। तो आपको 4 सेल का यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल दिए हुए होंगे एंड आपको पूछ लिया जाएगा ना, जैसे मान लो ए बी सी डी, अब यहाँ पे 0.7 0.8 0.9 एंड 1.0 दिया हुआ है। अब पूछ लिया सबसे पहले कौन डिपॉजिट होगा, तो यहाँ पे देखो डी का सबसे ज़्यादा है मतलब डी, देन सी, देन बी, देन ए होगा आपका डिपॉजिट। ओके, ये चारों जो होंगे आपके इस तरीके से डिपॉजिट होंगे, तो इस चीज़ को आप यहाँ पे ध्यान देना, इस तरीके से जो आपके डिपॉजिट होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। अब देखो नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट यहाँ पे डायल्यूशन फॉर्मूला। अब देखो डायल्यूशन फॉर्मूला क्या होता है, ये आपका होता है M1V1 = M2V2 एंड कभी कभार आपको एग्जाम्स में ये फॉर्मूला के ऊपर में जो क्वेश्चन पूछ लेते हैं। कंसंट्रेशन जो होता है, अगर आप यहाँ पे क्या करो ना कि अगर आप x = नंबर ऑफ मोस्ट टाइम्स डाइल्यूटेड, मतलब आपने जो है कोई कंसंट्रेशन दिया हुआ है उसे आपने 5 से 6 बार जो है आपने डाइल्यूट कर लिया, तो आपको पूछा जाएगा ना कि आपका अभी कंसंट्रेशन क्या है, तो उसके लिए फॉर्मूला याद रखना, कंसंट्रेशन = 0.06/n × log x एंड 0.06 को 0.059 भी आप लिख सकते हो, ये चीज़ को मत भूलना। यहाँ पे ये इंटू एक्स हो जाता है, तो यहाँ पे कितने टाइम डायल्यूशन करने से जो है कंसंट्रेशन क्या होगी, तो आप ये फॉर्मूला को याद रखना, आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे। अब देखो हम बात करते हैं अपने डेल्टा जी के ऊपर में, बिकॉज इससे जो है आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एग्जाम्स में। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, डेल्टा जी का जो फॉर्मूला होता है ना वो होता है -NF × ECL होता है। देखो जब मैंने यहाँ पे डेल्टा जी लिया है, नॉट स्टैंडर्ड कंडीशन लिया है, यहाँ पे जब मैंने डेल्टा जी लिया है तो यहाँ पे ECL लिया है, एंड जब डेल्टा जी नोट मैंने जब लिया है तो -NF × E0 सेल मैंने यहाँ पे लिया है। तो यहाँ पे ये दोनों इक्वेशन याद रखना, ये आपका जो है डेल्टा जी कैलकुलेशन करने का जो है फॉर्मूला होता है। एंड वेयर F = योर फैराडे कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 96500। अब एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या है कि अगर आपको एफ की वैल्यू जो है एग्जामिनर खुद दे रहा है तो आपको वो यूज़ करना है। जैसे आपको एग्जामिनर दे सकता है 96450, इस तरीके से आपको वैल्यू दे सकता है, तो आपको यही वैल्यू यूज़ करना होता है उस केसेस में। ओके, अब नेक्स्ट क्या है, वर्डन जी होता है ना, वर्डन = होता है आपका -ΔG, तो इसीलिए जो है वर्डन का फॉर्मूला होता है NF × ECL हो जाता है, मतलब नेगेटिव साइन हट जाता है वर्डन केस में। अब देखो कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट आपको जाननी है जो कि आपको एग्जामिनेशन से पूछे जा सकते हैं कि डेल्टा जी क्या होता है। डेल्टा जी जो होता है आपका एक्सटेंसिव होता है, मतलब ये एडिटिव होता है। ओके, एडिटिव होता है, मतलब डेल्टा जी मतलब G3 = G2 + G1 करके आप इस तरीके से ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप देखो डेल्टा जी नोट की जो वैल्यू होती है ना, एक वैल्यू तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, यहाँ पे मैंने आपको सेल के रूप में जो है आपको बता दिया, लेकिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के रूप में अगर आप चेक करोगे तो इसकी वैल्यू होती है -RT/ln के इक्विलिब्रियम, ये आपकी इसकी वैल्यू आती है। तो इस वैल्यू को भी आप यहाँ पे याद रखना इक्विलिब्रियम के लिए। अब देखो हम यहाँ बात करते हैं एंट्रोपी का फॉर्मूला। तो एंट्रोपी का फॉर्मूला होता है NF × dE/dt। यहाँ पे जो है आपका यहाँ पे अर्थ कांस्टेंट P होता है एंड dE/dt होता है, ये आपका टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। ओके, अगर आपको एग्जामिनर जो है टेम्परेचर कोफिशिएंट डायरेक्टली दे दे या फिर आप क्या करें 2 इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे दे, मतलब मान लो 300 केल्विन पे जो है आपको 0.5 है एंड 500 केल्विन पे जो है 0.6 है, तो आप कैसे निकालोगे, 0.6 - 0.5 करोगे एंड टेम्परेचर भी घटा दोगे, 500 माइनस जो है 300 कर दोगे, तो इस तरीके से जो आप इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो है केमिकल यहाँ पे टेम्परेचर कोफिशिएंट जो है फाइंड कर सकते हो। ओके, अब देखो यहाँ पे डेल्टा H की बात करोगे तो डेल्टा H का फॉर्मूला होता है डेल्टा H = NF × TdE/dt एट कांस्टेंट P - ECL होता है। तो ये इक्वेशन को भी आप याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, डेल्टा H आपको कैलकुलेट करने के लिए जो है एग्जामिनर पूछ सकता है। अब यहाँ पे देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कि आपने पढ़ा होगा, डेल्टा जी = जो होता है आपका डेल्टा H - T∆S होता है, एंड एक और इक्वेशन होता है डेल्टा जी = जो है डेल्टा G0 + RT/ln Q होता है। अब इक्विलिब्रियम पे क्या होता है ना, जो डेल्टा जी होता है वो भी 0 होता है एंड E सेल भी होता है ना,
ई सेल नोट ई नोट सेल, स्टैंडर्ड नहीं होता है जीरो, ई सेल होता है जीरो, ई नोट जो सेल होता है ना वो कतई जीरो नहीं होता है, ये बात याद रखना आप। तो ई सेल जो होता है आपका जीरो हो जाता है। तो ये दो कंडीशंस को आप यहाँ पे याद रखना। ओके, अब यहाँ पे देखो, हम यहाँ पे अपने नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं थर्मोडायनामिक सेल में, यहाँ पे स्पॉन्टेनिटी के ऊपर हम बात करते हैं। तो जब जी के वैल्यू जो है लेस देन जीरो होगी ना तो आपका स्पॉन्टेनिटी होगा। जैसे कि मैंने बताया डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ इंटू ई नोट सेल होता है। तो यहाँ पे ई नोट सेल की वैल्यू अगर जो है आपका पॉजिटिव हो गया, ई नोट सेल अगर आपका पॉजिटिव हो गया तो डेल्टा जी जो हो गया आपका नेगेटिव हो जाएगा, मतलब ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पे याद रखना स्पॉन्टेनियस रिएक्शन तभी होगा जब ई नोट सेल की वैल्यू जो है आपकी पॉजिटिव आएगी, इसीलिए इसका यहाँ पे जो है आपका यहाँ पे ये चीज़ दी हुई है। अब यहाँ पे क्या है, डेल्टा जी इज इक्वल टू, मैंने आपको क्या बताया, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नोट, एंड उसके बाद मैंने क्या बताया, देखो यहाँ पे देखो डेल्टा जी इक्वल डेल्टा जी नोट प्लस आर टी एल एन क्यू होता है। एंड इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, डेल्टा जी जीरो हो जाता है एंड क्यू का वैल्यू वो ना आप के इक्विलिब्रियम लिखते हो। ओके, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू, ये राइट साइड में चला जाएगा, मतलब माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम, आप ये लिखोगे जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है। तो यहाँ पे आपको डेल्टा जी से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब यहाँ पे जो है अगर आप के इक्विलिब्रियम के लिए अगर मैं आपको अगर यहाँ पे जो है ई सेल के रेस्पेक्ट में अगर मैं आपको फॉर्मूला पूछूँ, यहाँ पे डेल्टा जी की वैल्यू अगर आप पुट करोगे वगैरह, तो यहाँ पे मैं अगर आपको बताऊँ यहाँ पे ई सेल के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो log के इक्विलिब्रियम का जो वैल्यू होता है ना, आप सिंपली क्या करना ना, एग्जामिनर जब आपको क्वेश्चन दे तो log के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू 16.94 इंटू जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहे होंगे एंड जो सेल का वैल्यू होगा ना, सेल को जो आप पोटेंशियल निकाला होगा उस सेल का पोटेंशियल को आपने यहाँ पे पुट कर देना, एंड आपका जो यहाँ पे log के इक्विलिब्रियम का यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा। एंड उसके बाद में के इक्विलिब्रियम के लिए जो है आप यहाँ पे 10 टू द पावर में जो है जो भी वैल्यू आएगी वहाँ पे पावर में कर देना, आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो ये फॉर्मूला के थ्रू जो है आप के इक्विलिब्रियम यहाँ पे फाइंड कर सकते हो एग्जामिनेशन में शॉर्ट में। अब स्टेबिलिटी कांस्टेंट के बारे में बात करें तो स्टेबिलिटी कांस्टेंट के लिए देखो सबसे पहले यहाँ पे अगर आप पीएच निकालोगे ना, तो पीएच जो कैलोमल इलेक्ट्रोड के लिए अगर आप निकालोगे तो इसके लिए भी शॉर्ट ट्रिक दे रहा हूँ। पीएच इक्वल टू क्या करना, 16.94 इंटू ई सेल माइनस ई नोट जो आपको ई एस एच यानी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए अगर आपको दिया हुआ होगा तो ये आप फाइंड कर लेना इस केसेस में। एंड पीएच जनरली अगर आप फाइंड करोगे तो ई पीएच इक्वल टू 16.94 इंटू ई सेल माइनस ई कैथोड होता है। ओके, तो ये फॉर्मूला भी जो है आप यहाँ पे याद रखना, ये दोनों फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एग्जामिनर जो है अगर आपको ई सेल का वैल्यू अगर आपको ना दे तो आप क्या करना, पी एच इज इक्वल टू क्या करना ना 16.94 इंटू ई नोट सेल अगर आप डायरेक्टली पुट भी करोगे तो भी आपको यहाँ पे पी एच आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला जो है ये मैंने लिखा है, ये फॉर्मूला को याद रखना, बिकॉज यहाँ पे जो है आप मिस्टेक करोगे तो एग्जामिनेशन में जो है आपका क्वेश्चन जल्दी नहीं होगा। तो पी एच कैलकुलेट करने का जो है आपको ये फॉर्मूला, जस्ट लाइक मान लो कि ई नोट सेल का वैल्यू दिया हुआ है 0.70 यहाँ पे दिया हुआ है, तो पीएच कैसे निकालोगे, पीएच इज इक्वल टू जो करोगे आप 16.94, जब आपको नॉर्मली ई नोट सेल दिया हुआ होगा जहाँ पे ई सेल की वैल्यू कुछ भी नहीं दी होगी तो यहाँ पे 0.70 पुट कर देना एंड आपको पीएच जो है आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट करना। ओके, अब यहाँ बात करते हैं जो ई नोट होता है ना वो आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, मतलब आप ई नोट को ऐड नहीं कर सकते। तो कैसे ऐड करोगे, डेल्टा जी थ्री इज इक्वल टू जी1 प्लस जी2 होता है। अब डेल्टा जी थ्री को आप क्या लिखोगे, माइनस एन एफ इंटू ई नोट थ्री इज इक्वल टू जो है माइनस एन एफ इंटू ई नोट वन माइनस एन एफ इंटू ई नोट टू लिखोगे। इस तरीके से आप करोगे एंड एन एफ कैंसिल, मतलब ई थ्री इज इक्वल टू आप लिखोगे ई वन प्लस ई टू। इस तरीके से जो है आपका इक्वेशन आता है। तो इस तरीके से इक्वेशन पुट करना, बिकॉज ये आपका जो है ये डेल्टा जी जो होता है आपका इंटेंसिव होता है एंड यहाँ पे सॉरी एंड एक्सटेंसिव होता है डेल्टा ई, एंड डेल्टा जी जो होता है आपका एक्सटेंसिव होता है। तो ये चीज़ों को जो है आप यहाँ पे याद रखना। अब हम बात करते हैं अपने टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड के बारे में। तो सबसे पहला है मेटल, मेटल आयन इलेक्ट्रोड। तो यहाँ पे देखो मेटल, जिसमें मेटल एंड मेटल ही होते हैं प्रेजेंट, उसे आप बोलते हो मेटल, मेटल आयन इलेक्ट्रोड, जिसमें मेटल रोड जो होते हैं डीप होते हैं इनटू इट्स सॉल्यूशन। मतलब कॉपर ले लिए एंड कॉपर को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डीप कर दिए, मतलब ये मेटल, मेटल आयन इलेक्ट्रोड हो गए। ओके, अब यहाँ पे गैस इलेक्ट्रोड के बारे में बात करोगे तो गैस इलेक्ट्रोड इक्वल टू होता है ई इक्वल टू जो होता है, यहाँ पे देखो यहाँ पे गैस इलेक्ट्रोड के लिए जो है यहाँ पे ई नोट सेल की वैल्यू जो होगी आपकी जीरो हो जाएगी। तो यहाँ पे आपकी क्या हो जाएगी, ये आपका इक्वेशन आता है, ये इक्वेशन को याद रखना। अब यहाँ पे जो मेटल इन सोल्यूबल सोल्ट उसे आप कहते हो एजी वाले इलेक्ट्रोड कहते हो। एंड इस केसेस में क्या होता है ना, ई सेल इक्वल टू ई नोट सेल इंटू, मतलब ये वैल्यू उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसे याद मत रखना, बिकॉज आप डायरेक्टली प्रूफ करोगे, ये फॉर्मूला याद रखोगे आप गड़बड़ी कर दोगे। अब देखो आयोनिक स्ट्रेंथ के बारे में बात करते हैं। तो आयोनिक स्ट्रेंथ के लिए जो है आपको एग्जामिनेशन में क्या पूछा जाएगा ना, 0.1 मोलर जो है
NaOH का जो है आप आयनिक स्ट्रेंथ निकालो। तो आप ये फॉर्मूला यूज़ करना है। कैसे यूज करना है मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पे क्या करना है, 0.1 मोलर दिया हुआ है, तो NaOH कैसे ब्रेक करेगा, Na प्लस प्लस जो है OH माइनस में ब्रेक करेगा, तो ये 0.1 मोलर एंड 0.1 मोलर ये हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे आयनिक स्ट्रेंथ इक्वल टू क्या है, 1/2 इंटू CiZi², मतलब Ci यानी कंसंट्रेशन जो आपको दिया हुआ है, यानी 0.1 कंसंट्रेशन दिया हुआ है, इंटू यहाँ पे जो है जेड मतलब चार्ज, ओके, यहाँ पे +1 चार्ज दिया हुआ है, ओके, इंटू 1, ओके, तो 1 यहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस जो है फिर से 0.1 इंटू यहाँ पे फिर से -1 दिया हुआ है, तो 1 का स्क्वायर, इस तरीके से सॉल्व कर लेना, तो आपकी वैल्यू 0.1 के ही इक्वल आएगी, ओके। तो ये चीज़ याद रखना। अब यहाँ पे देखो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है ना, जैसे मान लो कि Al यहाँ पे जो है मैंने आपको एक वीडियो में जो है आपको यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे आई की वैल्यू कैलकुलेट करना आपको ऑलरेडी सिखाई है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, वहाँ पे आप ज़्यादा बेटर तरीके से सीखोगे, बिकॉज यहाँ पे बताऊंगा तो लेंथी हो जाएगा, लेकिन मैंने आपको एक जनरल आइडिया दे दिया। एंड मान लो Al2O3 दिया हुआ है, ओके, AlCl3 दिया हुआ है, मान लो AlCl3 दिया हुआ है, तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे क्या लिखोगे, Al3 पॉजिटिव प्लस 3Cl माइनस, तो इस केस में क्या होगा ना, IZ² तो आप लिखोगे, लेकिन यहाँ पे कोफिशिएंट को जो है Cl वाले कंसंट्रेट के साथ मल्टीप्लाई कर लेना। मतलब यहाँ पे अगर मान लो तो यही चीज़ दिया हुआ है, तो यहाँ पे जो है आप क्या करोगे ना, यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो जाएगा, बिकॉज चार्ज यहाँ पे 3 है, एंड यहाँ पे जो है यहाँ पे 1 का स्क्वायर ठीक है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे जो है यहाँ पे आपका 3 मल्टीप्लाई एक्स्ट्रा हो जाएगा इस केसेस के लिए। तो इस चीज़ को आप यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पे चार्ज भी मल्टीप्लाई आपकी होती है, ओके। तो इन चीज़ों को आप यहाँ पे ध्यान देना, एंड इसके बारे में ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाई है, वहाँ पे आप जाकर बेटर तरीके से सीख सकते हो, ओके। अब यहाँ बात करते हैं एक्टिविटी के बारे में। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला याद रखना, ये आपका जो है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के लिए दिया हुआ होता है, जिसमें जो है लॉग गामा प्लस माइनस इज इक्वल टू A इंटू जेड प्लस इंटू जेड माइनस इंटू रूट आई, जो कि अभी आपने आयनिक स्ट्रेंथ निकाला, यहाँ पे आई की वैल्यू मैंने अभी सिखाया, वही जो है आपको यहाँ पे प्रूफ करना है, ओके। तो ये फॉर्मूला होता है, एंड एक वैल्यू आपको डिफरेंट टाइम के लिए आपको दी हुई होगी, ओके, एग्जामिनेशन में आपको दिया हुआ होगा, तो ये वैल्यू आप पुट करना, एंड Z1 Z2 जो है आपके जो चार्जेस है, एंड यहाँ पे आपको गामा की वैल्यू आपको एग्जामिनेशन से पूछ सकता है। यहाँ पे जो है चार्जेस है, मतलब Na प्लस एंड यहाँ पे Cl माइनस, मतलब यहाँ पे +1 एंड -1 जो है आपको यहाँ पे चार्ज दिया हुआ है, तो आप इसे यहाँ पे सॉल्व करना, ओके। अब बात करते हैं हम ट्रांसपोर्ट नंबर के बारे में। तो ट्रांसपोर्ट नंबर का फॉर्मूला होता है Q प्लस बाय Q प्लस प्लस Q माइनस होता है। सिमिलरली यहाँ पे I के रूप में आप ऐसे लिख सकते हो, या फिर लेमडा M के रूप में आप ऐसे लिख सकते हो, जैसे AlCl3 दिया हुआ है, तो कैसे ब्रेक होगा, Al3 प्लस प्लस 3Cl माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे करोगे Cl माइनस के लिए ट्रांसपोर्ट नंबर निकालोगे, तो कैसे निकालोगे, यहाँ पे आप निकालोगे यहाँ पे 3 इंटू जो भी उसकी लेमडा की वैल्यू दी हुई होगी, ओके, एंड डिवाइडेड बाय जो है 1 इंटू लेमडा ऑफ Al का हो जाएगा, प्लस 3 इंटू लेमडा ऑफ Cl का हो जाएगा। इस तरीके से जो आप यहाँ पे कैलकुलेट करना, कोफिशिएंट को मत छोड़ना, कोफिशिएंट को याद रखना। और एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे जो यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ जो केटायन होता है प्लस ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन होता है ना, इज इक्वल टू 1 के इक्वल होता है। यानी अगर आपने एनायन निकाल लिया तो केटायन आप तुरंत निकाल लोगे। अब यहाँ पे हम कुछ बात करते हैं यहाँ पे कंडक्टेंस के बारे में। तो आयनिक कंडक्टेंस होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो होता है आपका टेम्परेचर होता है, एंड कोवेलेंट कंडक्ट जो होता है आपका यहाँ पे वो आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जो होता है आपका टेम्परेचर होता है। आयनिक डायरेक्टली होता है, एंड कोवेलेंट कंडक्टेंस होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एंड एक आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा यहाँ पे ओम्स लॉ में V इज इक्वल टू जो होता है आपका IR होता है, एंड R इज इक्वल टू जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो है L/A होता है। तो इसे आप जब निकालोगे यहाँ पे प्रोपोर्शनल हटाओगे तो रो L/A होता है, ओके। ये फॉर्मूला याद रखना, R इज इक्वल टू रो L/A होता है, वेयर जो आपका रो होता है ना वो आपका रेजिस्टिविटी होता है, या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं उसे। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, आपका एक फॉर्मूला है यहाँ पे काप्पा इज इक्वल टू GK होता है, एंड G क्या होता है यहाँ पे देखो, काप्पा होता है आपका स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ओके, स्पेसिफिक कंडक्टेंस होता है, या फिर अगर आप कह सकते हो यहाँ पे ओके स्पेसिफिक कंडक्टेंस होता है, एंड GK होता है, G इज इक्वल टू होता है आपका 1/R का वैल्यू को हम बोलते हैं G, यानी ये आपका रजिस्टिविटी होता है, ओके। तो इस चीज़ को आप यहाँ पे याद रखना, ओके। तो यहाँ पे देखो काप्पा इज इक्वल टू जो है आपका यहाँ पे GK होता है, एंड L/A जो होता है ना कप्पा, वो आपका सेल कॉन्स्टेंट होता है। तो ये फॉर्मूला के थ्रू जो है आप यहाँ पे जो आपका स्पेसिफिक कंडक्टेंस की जो वैल्यू है आप कैलकुलेट कर सकते हो। आपको रेजिस्टेंस दिया हुआ होगा, एंड यहाँ पे काप्पा की वैल्यू कैलकुलेट आप कर सकते हो। तो इस चीज़ को याद रखना। अब कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे यूनिट बताता हूँ जिससे आपको एग्जाम्स में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले क्या है, यहाँ पे रो की यूनिट होती है यहाँ पे जो है ओम मीटर, एंड जो काप्पा का यूनिट होता है ना स्पेसिफिक कंडक्टेंस वो साइमन सेंटीमीटर और साइमन मीटर होता है, एंड जो G होता है वो होता है आपका 1/R, यानी यहाँ पे होता है आपका पर ओम होता है, ओके, इसका यूनिट, ओके। तो इस चीज़ को आप यहाँ पे याद रखना, पर ओम होता है यहाँ पे, नोट यहाँ पे साइमन ओम, पर ओम होता है, ओके। अब यहाँ पे जो है लेमडा M बाय लेमडा इक्विवेलेंट, मतलब ये मोलर कंडक्टेंस बाय इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की जो वैल्यू होती है वो n फैक्टर के इक्वल होती है। यानी आपको लेमडा M फाइंड करने कह सकता है जब आपको लेमडा इक्विवेलेंट दिया हुआ होगा, एंड n फैक्टर जो आप यहाँ पे निकाल लेना, ओके, जो इलेक्ट्रॉन्स वगैरह जो होंगे।
अब यहाँ पे देखो मोलर कंडक्टेंस के ऊपर हम यहाँ बात करते हैं। तो मोलर कंडक्टेंस का जो फॉर्मूला होता है लैम्डा इक्वल टू 1000 इंटू यहाँ पे कापा बाय जो है एम होता है। तो ये जो होता है आपका ये इक्वेशन होता है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल के लिए होता है। ओके, ये साइमन सेंटीमीटर पर स्क्वायर पर मोल के लिए होता है, ये इक्वेशन होता है। ये बात को आप यहाँ पे ध्यान देना, ये यूनिट के साथ में। ओके, तो एंड बेसिकली इसी के ऊपर में जो है आपको एग्जाम्स में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस अगर आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे लैम्डा इक्विवेलेंट इक्वल टू 1000 इंटू कापा बाय एन होता है। मैंने कापा अभी जस्ट आपको बताया, कापा इज इक्वल टू जो होता है आपका जी के होता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इसे कैलकुलेट करना। एंड इसका जो है साइमन सेंटीमीटर पर इक्विवेलेंट और साइमन मीटर उसका पर इक्विवेलेंट होता है। ओके, अब हम बात करते हैं कोलराउस लॉ के बारे में। तो कोलराउस लॉ क्या कहता है ना, बेसिकली कोलराउस लॉ के थ्रू जो है हम किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो है यहाँ पे कंडक्टेंस यहाँ पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू जो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के रिस्पेक्ट में। अगर आप यहाँ पे चेक करोगे, यहाँ पे देखो CH3COH दिया हुआ है। तो कोलराउस लॉ यहाँ पे ये कहता है ना कि जो यहाँ पे आपका जो आयंस प्रेजेंट होते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट, वो उसके जो आपके पर्टिकुलर जो आयंस होते हैं प्रेजेंट ब्रेक करने के बाद में उसके सम के बराबर होते हैं। एंड यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बात जो आपको के की वैल्यू कैलकुलेट करने में आपको यूजफुल होगी, जो अल्फा का वैल्यू होता है रूट ऑफ KA/C होता है। एंड यहाँ पे के का जो वैल्यू होता है ना बेसिकली होता है C अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा होता है। एंड यहाँ पे जो है लेमडा एम बाय लेमडा इन्फिनिटी एम 1 इज इक्वल टू जो था आपका अल्फा एम इक्वल टू होता है। ओके, ये फॉर्मूला है। एंड यहाँ पे देखो अगर आपको सोल्ट के लिए जो है आपको के की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी तो ये आपका यहाँ पे माइनस होगा। ओके, यहाँ पे जो है के ऑफ सॉल्यूशन माइनस के ऑफ वाटर के थ्रू जो आप कैलकुलेट कर सकते हो इस चीज़ को। ओके, तो इस चीज़ को आप यहाँ पे ध्यान देना। अब देखो हम बात करते हैं थ्योरी ऑफ जो है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो सबसे पहले जो है डिवे हकल ऑनसेगर इक्वेशन, जो कि आपका जो है इफेक्ट ऑफ डायलेशन के लिए जो है आपका यहाँ पे डिवे हकल यहाँ पे जो है ऑनसेगर इक्वेशन के लिए जो होता है E0 इंटू ER इंटू KB इंटू T बाय 2 इंटू NA इंटू E स्क्वायर J होता है। ओके, ये फॉर्मूला होता है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे देखो E0 आपको डिनोट करता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एंड यहाँ पे जो है ER रिप्रेजेंट करता है परमिटिविटी ऑफ ए फ्री मीडियम, एंड KB होता है आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। अब यहाँ पे देखो कुछ इफेक्ट जिससे आपको एग्जाम से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जो एसिमेट्रिक इफेक्ट होता है ना, एसिमेट्रिक इफेक्ट में क्या होता है आपका आयंस जो है इस तरीके से प्लस माइनस प्रेजेंट होते हैं। एंड जैसे आप यहाँ पे प्लस माइनस देते हो इलेक्ट्रोड्स में, तो क्या होता है ना उस केस में क्या होता है कि जो प्लस जो होता है ना, तो प्लस का साइड में माइनस इस तरीके से जो है आपका इस तरीके से फैला हुआ होता है। ओके, तो जैसे आप यहाँ पे दे देते हो चार्ज दोनों साइड में, तो उस केस में क्या होता है आयंस की मूवमेंट जो है होता है यहाँ पे मोबिलिटी डिक्रीज कर जाती है आयंस की। एंड मोबिलिटी डिक्रीज होने के कारण जो है आपका यहाँ पे कंडक्टेंस जो है आपका डिक्रीज कर जाता है, कंडक्टेंस जो है आपका डिक्रीज कर जाता है एसिमेट्रिक इफेक्ट के ऊपर में। एंड इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट के बारे में बता दूँ, यहाँ पे डायरेक्टली जो है यहाँ पे आयंस प्रेजेंट होता है यहाँ पे जो है। ओके, तो यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि कंडक्टेंस जो है इस केस में भी जो डिक्रीज होती है, ओके, एंड मोबिलिटी डिक्रीज होती है। मतलब दो केसेस में आपका यहाँ पे डिक्रीज हुआ है, एसिमेट्रिक में भी डिक्रीज हुआ है एंड इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट में भी जो आपका कंडक्टेंस जो होता है डिक्रीज कर जाता है। एंड एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ये, याद रखना प्लीज, बिकॉज इससे जो आपको डायरेक्टली क्वेश्चन मिलते हैं। यहाँ पे देखो क्या है लेमडा यहाँ पे एम इज इक्वल टू लेमडा इन्फिनिटी यहाँ पे माइनस ए लेमडा एम इन्फिनिटी रूट सी माइनस बी रूट सी होता है। ओके, यहाँ पे जो है ये जो वैल्यू आता है ये आपका एसिमेट्रिक इफेक्ट के थ्रू आता है, एंड जो बी जो आता है वो आपका इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट के थ्रू आता है। यहाँ पे अगर आप देखो यहाँ पे रूट सी कॉमन ले लोगे तो मतलब ए लेमडा एम प्लस रूट बी इंटू सी होता है। एंड यहाँ पे ओवरऑल लिखो तो लेमडा एम इन्फिनिटी इक्वल टू लेमडा इन्फिनिटी माइनस बी रूट सी। एंड इसी इक्वेशन के ऊपर में जो आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। एंड यहाँ पे जो है लेमडा एम इन्फिनिटी एंड विथ रिस्पेक्ट टू जो है रूट सी के रिस्पेक्ट में अगर आपको यहाँ पे ग्राफ खींचने को मिले तो आपको ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है। ओके, तो यहाँ पे जो है आपको एग्जाम्स में जो है आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो प्लीज़ आप इस इक्वेशन को यहाँ पे याद रखना, जिस भी चीज़ के ऊपर में आपको यहाँ पे क्वेश्चंस देखने को मिले ग्राफ यहाँ पे किस तरीके से होगा। ओके, अब नेक्स्ट क्या है यहाँ पे वेन इफेक्ट के बारे में बात करते हैं। देखो यहाँ पे थोड़ा सा मेसी दिख रहा होगा वेन इफेक्ट क्या करता है ना, ये आयनोस्फीयर बनने ही नहीं देता है। मतलब क्या है कि पॉजिटिव चार्ज के साइड में जो नेगेटिव होता है इस तरीके जो आयनोस्फीयर होता है वो नहीं बनने देता है। इसी कारण क्या होता है यहाँ पे कंडक्टेंस जो होता है आपका इंक्रीज होता है। तो ये याद रखना, दो इफेक्ट जो है मैंने आपको बताया इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट एंड एसिमेट्रिक इफेक्ट में जो है कंडक्टेंस डिक्रीज करता है, वेन इफेक्ट में इंक्रीज करता है। एंड डी बाय फॉल के होगेन यहाँ पे जो है इसमें जो है आपका कंडक्टिविटी जो है इसमें भी आपका डिक्रीज होता है, जिसमें जो है आप AC करंट का यूज़ करते हो। ये याद रखना AC करंट का इसमें आप यूज़ करते हो। तो एग्जाम्स में आपको AC करंट किस में यूज होता है, तो यहाँ पे डी बाय फॉल के यहाँ पे होगेन के लिए जो आपको यहाँ पे इफेक्ट के लिए यूज होता है। अब हम बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग जो है कंडक्टिविटी के लिए है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या है नंबर ऑफ आयंस एंड मोबिलिटी। तो यहाँ पे देखो टेम्परेचर क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो है कंडक्टेंस के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एंड नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जो होता है यहाँ पे
यहाँ पे स्ट्रॉन्ग के लिए जो है ज़्यादा होता है एंड विथ रिस्पेक्ट टू वीक। एंड यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग एंड यहाँ पे जो है यहाँ पे मोबिलिटी के बारे में बात करते हैं तो देखो स्ट्रॉन्ग के लिए क्या होता है ना, मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ। मोबिलिटी क्या होता है ना, मोबिलिटी आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रेटेड साइज। कहने का मतलब क्या है कि अगर यहाँ पे जो है लिथियम, यहाँ पे देखो मैं आपको बताता हूँ, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम एंड यहाँ पे जो है सीजियम दिया हुआ है, ये सभी आयंस दिए हुए हैं। अब आपको पूछा जाए कि इन सभी में जो है किसका यहाँ पे जो है आयनिक यहाँ पे जो है मोबिलिटी ज़्यादा होगा, आयनिक जो है मोबिलिटी सबसे ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे नॉर्मली अगर आपको दिया हुआ है तो यहाँ पे ऐसे जो है अपवार्ड की तरफ जो है इंक्रीज होगी। लेकिन अगर आपको एग्जामिनेशन में दे दिया जाए ना, एग्जामिनेशन में आपको जो है एक्वस सॉल्यूशन में दे दिया जाए तो डाउन द ग्रुप आपकी मोबिलिटी इंक्रीज करेगी। मतलब डाउन द ग्रुप जितना ज़्यादा जो है आयन का साइज इंक्रीज होगा उतना ही कम जो है आपका हाइड्रेशन एनर्जी होगा। हाइड्रेशन एनर्जी जितना कम होगा उतना ही छोटा साइज होगा सीजियम का, एंड सीजियम का उतना छोटा साइज होने के कारण जो उसकी यहाँ पे आयनिक कंडक्टिविटी जो है आपकी सबसे ज़्यादा होगी। तो ये चीज़ याद रखना, मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। ओके, इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है लेकिन मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट में बताता हूँ कि लिथियम का जो है सबसे ज़्यादा होगा नॉर्मल कंडीशन में, एक्वस मीडियम में जो है सीजियम का सबसे ज़्यादा होगा। तो इस चीज़ को आप यहाँ पे ध्यान देना। अब यहाँ पे जो है सोलिबिलिटी प्रोडक्ट आप कैसे कैलकुलेट करोगे, तो देखो सोलिबिलिटी प्रोडक्ट के लिए जो है ई नॉट सेल इक्वल टू RT/NF इंटू log ln KSP होता है, ये फॉर्मूला होता है। एंड यहाँ पे जो है इस फॉर्मूला के थ्रू जो आप यहाँ पे KSP कैलकुलेट कर सकते हो। एंड क्वालिटेटिव एस्पेक्ट के बारे में हम बात करते हैं, यहाँ पे W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IT होता है। एंड यहाँ पे जो है आपको वेट ऑफ कितना जो है आपको यहाँ पे डिपॉजिट हुआ है उसे कैलकुलेट करने के लिए आप देखो W इक्वल टू होता है EIT/N इंटू 96500, ये फॉर्मूला होता है। ओके, यहाँ पे जो जेड की वैल्यू होती है ना, जेड इज इक्वल टू जो होता है आपका E/F के इक्वल होता है। ओके, तो ये चीज़ को आप यहाँ पे ध्यान देना। एंड यहाँ पे ई जो होता है ना इक्विवेलेंट वेट होता है, जो ई होता है वो आपका इक्विवेलेंट वेट होता है यहाँ पे। तो सबसे पहले W इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इंटू ग्राम ऑफ सब्सटेंस। जो W होता है ना नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इंटू ग्राम ऑफ सब्सटेंस। एंड यहाँ पे 1 फेरेडे का जो वैल्यू होता है वो 96500 होता है। एंड ई का वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट करोगे, एटॉमिक मास। देखो यहाँ पे एटॉमिक मास बाय वैलेंसी बाय n फैक्टर जब आप लगाओगे, जैसे आपने जो है नॉर्मलिटी कैलकुलेट किया होगा ना, तो उसमें जो जैसे आप ई के वैल्यू इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करते थे वही आपको इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना है। तो वो आप जो है आप नॉर्मलिटी में ज़्यादा अच्छे तरीके से सीख लेना वहाँ पे। इस चीज़ को मैं आपको यहाँ पे कह रहा हूँ, इस चीज़ को मैं यहाँ पे आपको नहीं क्लियर कर रहा हूँ, थोड़ा सा क्लियर करता हूँ। जस्ट एक मान लो कि H2SO4 दिया हुआ है। ओके, H2SO4 के लिए अगर आपको दिया हो तो इसका एटॉमिक वेट 98 हो गया। ओके, एटॉमिक वेट जो है इसका 98 हो गया एटॉमिक मास। एंड उसके बाद में जो है इसका वैलेंसी हो गया 2, इस तरीके से जो है 49 उसका हो गया, यहाँ पे हो गया, m की वैल्यू आ गई। एंड इसके बाद जो n फैक्टर दिया हुआ उससे आप डिवाइड कर दो ना, तो आप यहाँ पे जो है e की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। एंड सेकंड फेराडे की जो सेकंड लॉ होती है वो क्या कहती है, W1/W2 इक्वल टू यहाँ पे E1 बाय जो है आपका E2 के इक्वल होता है। ओके, अब यहाँ पे जो HCO के लिए n फैक्टर की एक शॉर्ट ट्रिक है, 2 to 4 होता है HCO, याद रखना। एंड n फैक्टर जो है इनका 2 to 4 होता है। ओके, तो इस चीज़ों को जो है आप यहाँ पे याद रखना। अब यहाँ पे जो है डिपोजिशन फॉर्म जो है यहाँ पे 1 फेराडे जो है यहाँ पे जैसे NaCl दिया हुआ है जिसका वेट जो है आपका 23 दिया हुआ है, तो डिपोजिशन होगा 23/1। MgCl2 के लिए जो है Mg2 पॉजिटिव में टूटेगा। तो ओके, यहाँ पे एटॉमिक वेट यहाँ पे जो है आपका यहाँ पे 24 होता है, तो 24 बाय जो है ये आपको यहाँ पे जो +2 दिया हुआ उसे डिवाइड कर लेना। सिंपली जो है AlCl3 के लिए दिया हुआ है, तो डिपोजिट फॉर्म में अगर आप चेक करोगे तो 27 एटॉमिक वेट होता है यहाँ पे। एंड डिवाइड बाय जो है आप यहाँ पे क्या कर लेना, 3 से डिवाइड कर देना। सिमिलरली जो है Ag के लिए आप करोगे तो Ag का होता है, Ag का एटॉमिक वेट होता है Ag का। ओके, नोट यहाँ पे पूरा का मैं नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ जो है मेटल्स का कर रहा हूँ। मेटल जो है यहाँ पे 108 होता है Ag का। एंड डिवाइड बाय जो है आप यहाँ पे 1 कर देना, तो आपका जो है यहाँ पे ये वेट आ जाएगा। ओके, जैसे NaCl Na+Cl तो Na का जो है 23 होता है, MgCl2 में Mg का 24 होता है, एंड Al में जो है Al का 27 होता है। तो इस तरीके से जो आप कैलकुलेट कर सकते हो। एंड बहुत सारी टॉपिक्स जो हमने यहाँ पे कवर कर लिया, एंड इस सभी चीज़ों के ऊपर जो आपको एग्जाम से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। एंड उम्मीद है बहुत हद तक जो आपको हेल्प मिली होगी। एंड मिलते हैं इस तरीके की वीडियो साथ में नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद।